हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक और नया टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक जो है ये इंग्लिश ग्रामर का एक विशेष टॉपिक है। तो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इंग्लिश में लिटरेचर से रिलेटेड है, यानी जो साहित्य होता है। जैसे हिंदी में हिंदी साहित्य होता है, ऐसे ही इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर होता है। ये लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक है। जो लोग CTET टीचर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इनको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो टीचर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, उनमें फिगर ऑफ स्पीच को अक्सर पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अब इसको हम देखें कि इसका मतलब क्या है। तो विचारों के प्रकटीकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कोई कवि या लेखक अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो विशिष्ट तरीकों का प्रयोग करता है, जो भाषा में प्रयोग करता है, ताकि उसकी भाषा और ज़्यादा प्रभावशाली, रोचक लगे, इन्हीं चीज़ों को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं फ्रेंड्स। तो फिगर ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं इनको। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में सिमाइल। सिमाइल को हम हिंदी में उपमा कहते हैं। तो सिमाइल का अर्थ होता है जब दो अलग अलग भिन्न प्रकार की वस्तुओं को, जिनमें कम से कम एक बात सामान्य हो और उनकी तुलना की जाती है, तो इसको हम कहते हैं सिमाइल या उपमा। इसको पहचानने का तरीका है फ्रेंड कि जब सेंटेंस में लाइक, एज, सो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे सिमाइल का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण देखिए फ्रेंड, तो शी वाज एज प्राउड एज अ पीकॉक। वह उतनी घमंडी थी जितनी की एक मोर। यानी उसे उसी प्रकार से अहंकार था जैसे कि एक मोर करती है। यहाँ आप देखें तो एज वर्ड का यूज कर रहे हैं और सी की तुलना पीकॉक से कर रहे हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सिमाइल का प्रयोग किया जा रहा है। He is as cunning as a fox। वह उतना ही धूर्त है जितना कि एक लोमड़ी। Thy soul was like a star and dwelt apart। Thy यानी तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह थी जो दूर रहा करती थी। तो देखिए लाइक वर्ड आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिमाइल का प्रयोग किया जा रहा है। सेकंड नंबर पे देखते हैं फ्रेंड, तो मेटाफोर। मेटाफोर को हिंदी में कहते हैं रूपक। फ्रेंड्स, मेटाफोर एक संकुचित सिमाइल है, अर्थात फ्रेंड इसमें दो वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना तो करते हैं, लेकिन इसमें लाइक, सो, एज वर्ड का प्रयोग ना करते हुए ये मान के चलते हैं कि दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं। उदाहरण से आपको ये और क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। पहला उदाहरण देखिए, ही फॉट लाइक अ लॉयन। वह एक शेर की तरह लड़ा। यहाँ देखिए लाइक वर्ड आ रहा है और उसकी तुलना एक शेर से कर रहे हैं, तो ये सिमाइल का प्रयोग कर रहा है। दूसरा देखें, ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट। और लड़ाई में एक शेर था, तो वह एक शेर था। यहाँ देखिए लाइक, एज, सो जैसे वर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि वह एक शेर की तरह से लड़ा, यानी वह खुद ही एक शेर था। तो तुलना करने का ये तरीका अलग है, इसे कहते हैं मेटाफोर। अगला देखिए फ्रेंड, तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहाँ देखिए लाइक वर्ड आ रहा है, यानी सिमाइल यूज कर रहे हैं। जीवन एक स्वप्न की भांति है। दूसरा देखें, लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न है। यहाँ देखिए जीवन और स्वप्न एक ही चीज है, ये ऐसा बोल रहे हैं, तो ये मेटाफोर है। थर्ड नंबर पे देखें फ्रेंड, तो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है
मूर्त रूप देना। हिंदी में इसका अर्थ होता है मूर्त रूप देना, यानी जब किसी निर्जीव को ही सजीव मान लिया जाता है। कोई निर्जीव वस्तु है, कोई निर्जीव वस्तु को हम जब सजीव के रूप में मान लेते हैं, यानी उसमें जीवन और चेतना का जो है भाव दिखाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे उदाहरण देखें फ्रेंड, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। मृत्यु अपने ठंडे हाथ डाल देती है राजाओं के ऊपर। हाथ देखिए किसी मनुष्य के होते हैं या किसी जानवर के होते हैं। मृत्यु एक निर्जीव चीज है, लेकिन इसे हम जीवित व्यक्ति की भांति दर्शा रहे हैं, इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर या मौका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन एक ही बार। यहाँ देखिए फ्रेंड, अपॉर्चुनिटी अवसर या मौका, दरवाजा खटखटाता है। अवसर क्या है? निर्जीव वस्तु, और खटखटाने की जो घटना है ये कोई सजीव ही कर सकता है। तो यहाँ निर्जीव को सजीव बनाना है, इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ नंबर पे देखें फ्रेंड, तो एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में किसी मृत या अनुपस्थित या निर्जीव को संबोधित किया जाता है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित करके बात करते हैं जो मृत हो चुका, मर चुका है, या वहां अनुपस्थित है, या कोई निर्जीव वस्तु को संबोधित करके जब वाक्य बोले जाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। जैसे उदाहरण देखें फ्रेंड, मिल्टन thou shouldn't be living at this hour. O solitude, where are the charms that sages have seen in thy faces? यहाँ आप देखेंगे तो मिल्टन, ये जो नाटकों से लिए गए फ्रेंड्स, ये ड्रामा जो है, शेक्सपियर और बड़े बड़े जो लेखक हैं इनके ड्रामा से ये डायलॉग लिए गए। जब निर्जीव या अनुपस्थित या मृत व्यक्ति को संबोधित करके वाक्य बोले जाते, डायलॉग बोले जाते, तो इन्हें हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। फिफ्थ नंबर पे देखें फ्रेंड, तो हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति। हिंदी की साहित्य में भी आप देखें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ऐसे इंग्लिश में भी अतिशयोक्ति हाइपरबोले का प्रयोग किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर जब बोला जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें, आई बैग 1000 पार्डन्स। मैं आपसे हजारों बार माफी मांगता हूं। ये हाइपरबोला, अतिशयोक्ति कर रहा है, हजारों बार। दूसरा देखें, वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। ये भी डायलॉग्स हैं फ्रेंड्स, ड्रामा से लिए गए। क्यों? मनुष्य, यदि नदी सूख जाएगी तो मैं समर्थ हूं उसे अपने आंसुओं से भरने में, यानी नदी को मैं अपने आंसुओं से भर दूंगा। तो ये अतिशयोक्ति की जा रही है फ्रेंड, इसी को कहते हैं हाइपरबोले। 6 नंबर पे देखते हैं फ्रेंड, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, इसका मतलब होता है अप्रिय का प्रिय के रूप में वर्णन करना, किसी अप्रिय चीज को प्रिय बना करके प्रस्तुत करना। जैसे उदाहरण देखें फ्रेंड, ही हैज फॉलन अस्लीप। ही हैज फॉलन अस्लीप का मतलब सामान्य भाषा में निकालें तो वह गहरी नींद में सो गया है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में ये फ्रेंड कह रहे हैं कि ही इज डेड, वह मर चुका है। यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। तुम मुझे एक परी कथा सुना रहे हो। तो परी कथा सुना रहे हो यानी मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। यू आर टेलिंग अ लाई, ये एक्चुअल में कहना चाहते हैं, इसे कहते हैं यूफेमिज्म। 7 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का अर्थ होता है विरोधाभास। हिंदी में इसे कहते हैं विरोधाभास। तो इसमें देखिए फ्रेंड, किसी कथन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों या विचारों का विरोधाभास निर्माण किया जाता है, यानी किसी बात को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों या विचारों का विरोधाभास दर्शाया जाता है, यानी एक बात जो कही जाती है उसके विरोध में दूसरी बात कही जाती है, उसके अपोजिट दूसरी बात कही जाती है। उदाहरण देखिए फ्रेंड, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेस, यानी मनुष्य परेशानी खड़ी करता,
भगवान उसका निपटारा करता है। टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना मानव का स्वभाव है, माफ करना देवताओं का। क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम 8 नंबर पे देखते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधी शब्दों का प्रयोग जब एक ही व्यक्ति के लिए करते हैं, जब एक ही व्यक्ति के लिए विरोधाभास शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे उदाहरण देखिए, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्राइस्टेंडम। अब यहां देखिए वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा समझदार, और फूल का मतलब होता है मूर्ख। तो एक ही व्यक्ति के लिए जब दो विरोधी शब्दों का प्रयोग करते हैं इसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्राइस्टेंडम, मैं क्राइस्टेंडम का सबसे ज्यादा समझदार मूर्ख था। शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ, उसने उसे स्वीकार कर लिया किसी सर्जन के चाकू की काइंड क्रुएल्टी के रूप में। देखिए काइंड मतलब दयालु से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, दयालुता से भरा हुआ। क्रुएल्टी मतलब होता है निर्दयता। तो यहाँ एक ही व्यक्ति के लिए विरोधी शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसे उसने सर्जन के चाकू की दयालुता से भरी निर्दयता के रूप में स्वीकार कर लिया। 9 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है परस्पर विरोधी विचारों का संक्षिप्त कथन। तो देखिए फ्रेंड, एपिग्राम में आश्चर्य पैदा करने और ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से परस्पर विरोधी विचारों को संक्षिप्त कथन में प्रकट किया जाता है। यानी आश्चर्य का भाव पैदा करने के लिए या ध्यान आकर्षित करने के लिए परस्पर विरोधी विचारों को प्रकट करते संक्षिप्त में। जैसे उदाहरण देखिए, इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ, जीवन के मध्य में हम मर जाते हैं, मरे हुए होते हैं। अब जीवन के मध्य में यानी जीवन खत्म नहीं हुआ, हम मरे हुए होते हैं। ये देखिए विरोधी विचार है, आश्चर्य का भाव पैदा कर रहा है, इसे ही कहते हैं एपिग्राम। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो, वह ऐसे दोस्त कभी नहीं बनाता जो कभी दुश्मन न बने हो। देखिए परस्पर विरोधी विचार है, फ्रेंड यानी मित्र, फो यानी होता है दुश्मन। वह ऐसे मित्र नहीं बनाता है जो कभी दुश्मन न बने हो। 10 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब हम 10 नंबर पे देखते हैं आयरनी। आयरनी का मतलब होता है ताना, कटाक्ष। जब किसी व्यक्ति पे ताना मारा जाता है, कटाक्ष किया जाता है, उसे हम कहते हैं आयरनी। आयरनी का मतलब वास्तविक अर्थ शब्दों द्वारा प्रकट किए गए अर्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे उदाहरण देखिए, नो डाउट बट ये आर द पीपुल एंड विजडम शैल डाई विद यू, कोई संदेह नहीं कि ये वही लोग हैं जिनके साथ बुद्धिमानी भी मर जाए। बट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, लेकिन ब्रूटस कहता है कि वह महत्वाकांक्षी था और ब्रूटस एक सम्माननीय व्यक्ति। ये एक ताना मारा जा रहा है फ्रेंड। 11 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो पन। पन का अर्थ होता है श्लेष। श्लेष का मतलब होता है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। यानी किसी बात को कहने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है फ्रेंड। उदाहरण से आप देखें, इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। यहाँ फ्रेंड इसका अर्थ देखिए, क्या जीवन जीने लायक है, क्या जीवन जीने के लिए मूल्यवान है, यह निर्भर करता है लिवर पर। यानी शराब पीने वालों के ऊपर ये कटाक्ष की तरह किया जा रहा है और यहाँ पे इस बात के कई अर्थ निकल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है फ्रेंड। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर यानी राजदूत एक वो ईमानदार व्यक्ति होता है
जो लाइज एब्रॉड, एब्रॉड यानी तो विदेश, जो विदेश में रहता है अपने देश की भलाई के लिए। अब देखिए फ्रेंड, लाए जो वर्ड है इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, और एक लाए का मतलब होता है पड़ा होना या रहना। अब यहाँ हम इसके दो अर्थ निकाल सकते हैं कि एम्बेसडर वो ईमानदार व्यक्ति है जो अपनी देश की भलाई के लिए विदेश में पड़ा रहता है, या दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं जो अपने देश की भलाई के लिए विदेश में झूठ बोलता है। तो ये इस तरह का जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसे हम कहते हैं पन। 12 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो मेटोनिमी। मेटोनिमी का मतलब होता है जब नाम का परिवर्तन किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए उससे संबंधित किसी अन्य वस्तु के नाम का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल चीज है फ्रेंड, इसको उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, यानी कलम ज्यादा ताकतवर होती है बजाय तलवार के। तो यहाँ देखिए पेन कलम की जो बात कर रहे हैं, यानी कलम से हम लेखक की बात कर रहे हैं, यानी लेखक एक ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है। और सोर्ड का मतलब यहाँ पे हम सोल्जर की बात कर रहे हैं फ्रेंड। सोर्ड वर्ड जो है ये सोल्जर को डिनोट कर रहा है, इसे ही कहते हैं मेटोनिमी। दूसरा उदाहरण देखिए फ्रेंड, द क्राउन विल डिसाइड द मैटर। क्राउन मामले का निपटारा करेगा या मामले पर फैसला करेगा। अब यहाँ देखिए क्राउन का मतलब होता है मुकुट, तो मुकुट का यहाँ पे जो अर्थ है राजा की बात कर रहे हैं कि राजा इस मामले पर फैसला करेगा। तो क्राउन जो है ये किंग को डिनोट कर रहा है, इसे ही कहते हैं मेटोनिमी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो साइनेक डोके। जब पूर्ण के लिए अंश और अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग किया जाता है तो इसे हम कहते हैं साइनेक डोके। जैसे उदाहरण देखिए, इंडिया वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत लिया। अब इंडिया एक देश का नाम है फ्रेंड, और ये केवल एक छोटे से अंश के लिए यूज कर रहे हैं इंडियन टीम। इंडिया का मतलब यहाँ पे इंडियन टीम से कह रहे हैं। तो यहाँ फ्रेंड आप देखेंगे पूर्ण जो है इंडिया है और अंश जो है इंडियन टीम है, तो पूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं अंश के लिए। नेक्स्ट देखिए, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। तो देखिए अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, यानी चिंता उस सर में रहती है जो मुकुट पहनता है। यहाँ देखिए चिंता उस सर में रहती है जो मुकुट पहनता है। तो यहाँ क्राउन देखिए हेड उस सर की बात कर रहे हैं जो मुकुट पहनता है, यानी उस सर की मतलब राजा की बात कर रहे हैं। तो हेड यहाँ पे अंश है जिसका हम पूर्ण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसे ही कहते हैं साइनेक डॉग के। 14 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो लाइटॉट्स। लाइटॉट्स का मतलब है नकारोक्ति से स्वीकारोक्ति का भाव प्रकट करना। नकारोक्ति से स्वीकारात्मक भाव प्रकट करना। फ्रेंड्स ये हाइपरबोलिक के विरुद्ध होता है, इसमें एक स्वीकारोक्ति कथन को उसके विरोधी कथन से इनकार करके कहा जाता है। एक कमजोर तरीके से कोई भाव अधिक तीव्रता से प्रकट किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, द मैन इज नो फूल। मैन इज नो फूल, यहाँ नकारोक्ति देखिए नो लगा रहे हैं, नकारोक्ति से स्वीकारोक्ति का भाव प्रकट कर रहे हैं। मैन इज नो फूल का मतलब है मनुष्य मूर्ख नहीं है, यानी कि चालाक है। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज, मेरे को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, इस भाव को प्रकट कर रहा है, इसे ही कहते हैं लाइटॉट्स। फ्रेंड्स जो हम 15 नंबर पे देखते हैं एलिटरेशन, इसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास। अनुप्रास हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जब एक ही प्रकार की ध्वनि के शब्दों या दो या अधिक शब्दों के प्रारंभ में किसी अक्षर या सिलेबल को दोहराया जाता है। जब एक ही प्रकार के अक्षरों या ध्वनि जो रहती है, स्वरों की ध्वनि, इनको दोहराया जाता है, यानी बार बार ये आते हैं, तो
इसे ही हम एलिटरेशन कहते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण देखें, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फ्यूरो फ्लोड फ्री। तो एक ही प्रकार के अक्षर देखें आप, देखें एफ यहाँ पे भी आ रहा है, फिर एफ यहाँ आ रहा है, फिर एफ यहाँ आ रहा है। इसी को फ्रेंड्स कहते हैं एलिटरेशन। जब एक ही प्रकार की ध्वनि के शब्दों या दो या अधिक शब्दों के प्रारंभ में, ये देखिए प्रारंभ में किसी अक्षर या सिलेबल को दोहराया जाता है, जैसे एफ 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 यहाँ बार बार आ रहा है। यहाँ देखें ब्रीज ब्लू, ये बी भी 2 बार आ रहा है। इसको फ्रेंड्स कहा जाता है एलिटरेशन, हिंदी में से कहते हैं अनुप्रास। फ्रेंड्स आज हमने ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच देखे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ऐसे स्टूडेंट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो CTET होता है, राजस्थान TET होता है, UP TET होता है, मध्य प्रदेश में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उन सभी में फिगर ऑफ स्पीच को जरूर पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो जब आप कोई ड्रामा, प्ले, स्टोरी या कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो इन सभी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से फ्रेंड्स पोएट्री जो होती है, इसमें निश्चित रूप से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 लाइन देख करके पूछा जाता है कि इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो फ्रेंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।